Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले भाग में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, एट अंडर व्हाट कंडीशन the heat evolved under what condition heat evolved or absorbed is equal to the internal energy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, what is the sign of delta H for endothermic what is the sign for delta H for endothermic reactions and why? Endothermic reactions and why? ठीक है ना, क्या साइन होता है डेल्टा H का और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए और क्यों? तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। क्या हुई है? हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब हुई यानी डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक के लिए। उन्होंने पूछा था क्या साइन होगा डेल्टा H का एंडोथर्मिक के लिए, तो डेल्टा H आपका क्या होगा? पॉजिटिव होता है ना। हमें पता है कि डेल्टा H क्या होता है। डेल्टा H हमारे पास क्या होता है? डेल्टा H हमारे पास होता है HP, हीट ऑफ प्रोडक्ट, माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब डेल्टा P आपका क्या होगा? बड़ा होगा डेल्टा R से, तभी तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा R बड़ा, सॉरी HR बड़ा होता है HP से, अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी होती है ना, ये क्वांटिटी बड़ी होती, तो नेगेटिव में आता डेल्टा H, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती। अभी आपका HP बड़ा है, मतलब पॉजिटिव में आएगा डेल्टा H, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो नोट डाउन करें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस। डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है ना। वो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जिसमें कि जो सिस्टम है उसमें क्या आते हैं, कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। अ प्रोसेस इन विच अ सिस्टम undergo a series of changes and ultimately returns to the original state ठीक है ना, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसके साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू होता है वो होता है आपका 0, है ना। तो आपके पास डेल्टा यू 0 का आता है कि सपोज आप यहाँ से चले, आप इस पॉइंट पे गए, देन इस पॉइंट में गए, यहाँ पे गए, वापस आप इस पे, आप
वापस आ गए। आप ए पॉइंट से चले थे, आप बी पे पहुंचे, बी से आप सी पे गए, सी से डी पे गए, देन वापस आप ए पे आ गए। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है कि आपने कई सारे चेंजेस लिए, कई सारे टर्म्स लिए, है ना, और अल्टीमेटली आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए। मतलब जो चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा यू, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो नोट डाउन करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन under what condition delta H of a process, under what condition delta H of a process is equal to delta U, is equal to delta U, है ना। किस कंडीशन पे डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपके पास डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच के बराबर। ये तो बोला ना, डेल्टा एच फॉर प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू का बराबर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास, हम देखते थे कि हमारे पास डेल्टा यू क्या होता था? डेल्टा एच, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस होता था। ठीक है, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, या मतलब टेम्परेचर को आप क्या ले लो, 0 डिग्री पे ले लो। तो जब आप 0 डिग्री पे आप टेम्परेचर लोगे तो 0 डिग्री पे क्या होता है? एट 0 डिग्री हमने पढ़ा था कि 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, वो 0 के बराबर होती है। ठीक है ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा एच माइनस ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो डेल्टा यू आपके पास डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा। कब? जब ये चीजें होंगी। ठीक है ना, नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू इंटरनल एनर्जी, टू इंटरनल एनर्जी, what will happen to internal energy if work is done by the system, if work is done by the system, if work is done by the system, अगर सिस्टम द्वारा वर्क होता है तो इंटरनल एनर्जी को क्या होगा? ठीक है, इंटरनल एनर्जी को क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो डेल्टा यू विल डिक्रीज, है ना। जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या कर जाएगी? आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, डिक्रीज करेगी अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। वर्क इज डन बाय, सिस्टम ने वर्क किया, तो वर्क खर्च किया, नेगेटिव में वर्क है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इज what is the limitation of, what is the limitation, what is the limitation, what is the limitation of first law, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्या लिमिटेशन है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये लिमिटेशन है कि हमें प्रोसेस की डायरेक्शन नहीं बताता, है ना। इट कैन नॉट टेल अस अबाउट दी, cannot tell us about the, cannot tell about the direction of, cannot tell us about the direction of the process। ठीक है ना, कैन नॉट
टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं बताता। नेक्स्ट हमारे पास आउट ऑफ 1 मोल of H2O, out of 1 mole of H2O gaseous, out of 1 mole of H2O gaseous and 1 mole of H2O liquid, 1 mole of H2O liquid, out of 1 mole of H2O gaseous, 1 mole of H2O liquid. Okay, which one will have greater, which one will have greater entropy, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 1 मोल H2O है गैसियस, 1 मोल H2O है लिक्विड, तो किसकी ग्रेटर एंट्रोपी होगी? जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा किसकी होगी? ऑब्वियस सी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज्यादा होगी उसी सेम लिक्विड में, क्योंकि 1 मोल दोनों को हमने लिया है, तो 1 मोल H2O gaseous will have more entropy, है ना, क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी किसमें? H2O गैस के मॉलिक्यूल में रैंडमनेस ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? लिक्विड के कंपेयर में, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, नेम द स्टेट फंक्शन which remain constant, during an isothermal change, है ना। आइसोथर्मल चेंज के केस में कौन सा स्टेट फंक्शन है जो कांस्टेंट रहता है? तो टेम्परेचर, है ना। थर्मल आप समझते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, और आइसो, है ना। तो आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, है ना। Cl2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? तो 0 होगी, है ना। ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, एक जैसे एटम्स है इसके पास, होमो मतलब सेम, न्यूक्लियर, है ना। तो Cl2 की क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर अ रिएक्शन एक रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा S आर पॉजिटिव, डेल्टा H और डेल्टा S क्या है? पॉजिटिव है। व्हाट इज द कंडीशन What is the condition that this reaction occurs spontaneously, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली। तो हमारे पास क्या होता है? डेल्टा U, हमारे पास क्या होता है? डेल्टा जो G है कितना होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हो सकता है,
है ना। अब वो कह रहे हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो किस कंडीशन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो डेल्टा जी को हमें नेगेटिव बनाना होगा, उसके लिए डेल्टा डेल्टा एस जो टी डेल्टा एस होगा, टी डेल्टा एस वो बड़ा होना चाहिए ना डेल्टा एच से। अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, ये क्वांटिटी बड़ी होगी, तो ऑलमोस्ट क्या है, डेल्टा जी किस में चले जाएगा, नेगेटिव में। अगर पहली वाली क्वांटिटी डेल्टा एच से ये बड़ी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन what is the expression for entropy change, what is the expression for entropy change for a phase transition, for a phase transition। ठीक है ना। फेज ट्रांजिशन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो फेज ट्रांजिशन के लिए जो एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए आपके पास, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है ना। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन व्हाट, टी, ये क्या हो जाएगा, फेज ट्रांजिशन के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज नॉन स्पॉन्टेनियस, हाउ इज non-spontaneous, how is non-spontaneous process, how is non-spontaneous process made spontaneous। नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस कैसे बनाओगे आप, तो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करो, है ना, by continuously supplying energy, ठीक है ना, to it from outside, बाहर से क्या करो आप, कॉन्टिन्यूस एनर्जी, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होते, है ना, तो आप बाहर से एनर्जी उसको देते जाओगे तो क्या होने लगेगा, खुद स्टार्ट होने लगेगा, है ना, क्या होने लगेगा, खुद स्टार्ट होने। तो जो खुद होने लगते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को कैसे स्पॉन्टेनियस बनाया जाए, आप कॉन्टिन्यूस एनर्जी उनको देते जाओ। तो इस तरीके से बच्चों हमने थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।